हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसरो के URSC 2024 के टेक्नीशियन बी, जिसमें कि फ्रेंड्स टर्नर, प्लम्बर, फीटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 7 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 6 दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको टॉप 100 प्लस प्रश्न रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शंस है उन सभी को भी डिस्कस किया गया है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे ही जाएंगे, यानी कि आएगा ही आएगा 100%। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। नंबर 101, रेजोनाइट बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, ग्राइंडिंग पहिया यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के फेस में धातु के कण फंस जाने को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे लोडिंग कहते हैं। अब जो ग्राइंडिंग व्हील जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील का साइज उसके बाहरी व्यास, मोटाई तथा उसमें बने छिद्र के व्यास से दर्शाया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ग्लेजिंग है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब पहिए की सतह चिकनी और चमकदार दिखावट विकसित करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ग्लेजिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 103, A46 S5V में ए क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एब्रेसिव जो है उसको प्रदर्शित करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है बॉन्ड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव कणों को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए और व्हील और आकृति देने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? तो बॉन्ड कहते हैं। तो आई होप बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, कौन सी विधि सुपर फिनिशिंग विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बर्निशिंग जो है वो सुपर फिनिशिंग विधि है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो लैपिंग का जो उद्देश्य है, यानी कि जो लैपिंग है इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊंचे सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना, यही जो है वो लैपिंग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, किस कटिंग टूल में असंख्य कटिंग एज होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि ग्राइंडिंग व्हील में। अब डिस्कस कर लेते हैं फाइल के बारे में। तो जो फाइल है वो कटिंग टूल है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसकी जो हार्डनेस होती है वो 60 से 64 HRC होती है। किसकी हार्डनेस, तो फाइल की हार्डनेस। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया लेथ मशीन। तो लेथ मशीन को खराद भी कहते हैं, खराद भी कहते हैं। तो आई होप सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो फाइल है वो कटिंग टूल है, इसके हार्डनेस 60 से 64 HRC होती है। जो लेथ मशीन है इसको खराद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, ग्रेन साइज मापे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रति वर्ग इंच, यानी कि पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, स्ट्रक्चर नंबर में मापे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 से 16 नंबरों में मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 108, फॉर्म का चयन निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पाइप के बाहरी व्यास से निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, ब्रॉन्च टाइप हैंड ऑपरेटेड टाइप बैंडिंग मशीन का उपयोग निम्न को बैंड करने में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि GI पाइप का। और GI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GI पाइप का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है। उसके बाद ऑप्शन ए में दिया गया PVC पाइप। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। किसका होता है, तो PVC पाइप का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, कॉपर हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के अंदर का फार्मा निम्न व्यास तक के पाइप को मोड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 75 mm तक के पाइप को मोड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, रेक कोन बनाने का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छीलन को दूर करने व मार्गदर्शन करना। यही क्या है, तो रेक कोन बनाने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, किसी ब्लैक स्मिथ द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न और गर्म जॉब की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्रिक रूल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, चीजल के कटिंग एज को थोड़ा उन्तोदर यानी कि कॉन्वेक्स रखा जाता है ताकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताकि अन्य को टूटने से बचाया जा सके। अब डिस्कस कर लेते हैं जो है चीजल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो चीजल है वो कैसा टूल है, तो कटिंग टूल है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका प्रयोग धातु को चिपिंग कटिंग करने के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट क्या है, तो अगला इसका पॉइंट है इसकी जो कटिंग एज की जो हार्डनेस जो होती है, कटिंग एज की हार्डनेस वो होती है 53 से 59 HRC होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, कर्तन द्रव का मूल कार्य है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि औजार तथा कार्यखंड को ठंडा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। ढलवा लोहे को सामान्यतः खरादने का कार्य निम्न ढंग से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूखा ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। फीलर गेज का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेटिंग भागों के बीच की दूरी की जांच करने के लिए किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो फीलर गेज है, फीलर गेज इसका कौन कौन सा नाम है, यानी कि इसको कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो पहला तो इसे क्लियरेंस गेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका क्या नाम है, तो दूसरा एक और इसका नाम है जिसको थिकनेस गेज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फिलर गेज को क्लियरेंस गेज भी कहा जाता है और थिकनेस गेज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 250 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। जीआई पाइप यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 मीटर्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। किस पाइप का प्रयोग एसिड पाइपलाइन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेड पाइप का उपयोग एसिड पाइपलाइन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। पानी के बहाव को कंट्रोल करने में प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लोब वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग विभिन्न व्यासों के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? तो रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 121। नॉन रिटर्न वाल्व पानी की सप्लाई करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इन वन डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। जीआई पाइप यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की मोटाई ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2 से ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 2 पाइपों को एक ही रेखा में जोड़ने के लिए प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 पाइपों को एक ही रेखा में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 55 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। पानी की पाइपलाइन को यदि कहीं बार बार खोलने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूनियन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126।
पीने का पानी घरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, यानी कि जीआई पाइप का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है, यानी कि कास्ट आयरन पाइप्स जो दिया गया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पाइप जो होता है वो ढलवा लोहे का बना हुआ होता है। अगला इसका पॉइंट क्या है? तो इसका प्रयोग अधिकतर पीने के पानी के लाइन में किया जाता है। अगला इसका पॉइंट क्या है? तो अगला इसका पॉइंट है कि आंतरिक जो व्यास जो होता है इसका, यानी कि कास्ट आयरन जो पाइप होता है इसका जो आंतरिक व्यास होता है वो 2 इंच से 72 इंच, यानी कि 72 इंच तक होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। टूटी को पूरा बंद करने के बाद भी पानी फिर भी निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाशर्स जो होता है वो डैमेज होता है, इसी के कारण जो पानी जो है वो फिर भी निकलता है बंद करने के बाद भी। अब डिस्कस कर लेते हैं जो वाशर जो है वाशर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो जो इसकी आकृति जो होती है वो कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। इसकी जो आकृति होती है वाशर की वो गोलाकार होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसके बीच में बोल्ट के व्यास के बराबर सुराख किया जाता है या फिर किया होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसका तीसरा पॉइंट है इसका प्रयोग नट के नीचे किया जाता है, क्योंकि नट को बड़े होल में टाइट किया जा सके इसीलिए किया जाता है। तो आई होप ये भी वाशर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। सबसे शुद्ध लोहा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो रॉट आयरन जो होता है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। अब आइए रॉट आयरन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो लोहा जो होता है वो लगभग 99.8% होता है। इसमें तो रॉट आयरन में, और इसमें जो कार्बन जो होता है कार्बन वो कितना प्रतिशत होता है? तो वो 0.15% होता है। यानी कि इसमें लोहा जो होता है वो 99.8% और इसमें कार्बन जो होता है वो 0.15% होता है। किसमें? तो रॉट आयरन में। अगला इसका पॉइंट क्या है? तो अगला इसका पॉइंट है यह बहुत मुलायम होता है जिसे हाथ से मोड़ा जा सकता है। इसका अगला पॉइंट यानी कि इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसे हार्ड टेम्पर नहीं किया जा सकता है। किसे? तो रॉट आयरन को। इसका अगला पॉइंट क्या है? यानी कि इसका चौथा पॉइंट क्या है? तो इसे वाइट कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। यानी कि जो रॉट आयरन जो होता है उसको वाइट कास्ट आयरन जो होता है उसी से तैयार किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं गन मेटल के बारे में। तो जो गन मेटल होता है इसमें कॉपर, टिन, जिंक, यानी कि कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है गन मेटल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। बियरिंग बुशिंग की धातु होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गन मेटल होती है। और इसमें गन मेटल किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, यानी किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर, टिन और जिंक, यानी कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। कौन? तो गन मेटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। कॉपर व जिंक का एलॉय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो पीतल होता है, यानी कि जो ब्रास जो होता है वो
कॉपर व जिंक का मिश्रण होता है। उसका ऑप्शन बी में दिया गया है ब्रॉन्ज दिया गया है। तो ब्रॉन्ज किस किस का मिश्रण होता है? तो जो कॉपर होता है, कॉपर और जो टिन होता है, यानी कॉपर और टिन दोनों का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो एल्युमिनियम होता है उसको Al से लिखते हैं और इसका एटॉमिक जो नंबर जो होता है वो 13 होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। गैल्वेनाइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जस्ता यानी कि जिंक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो गैल्वेनाइजिंग के लिए। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन सी जो दिया गया, यानी ब्रास यानी कि जो पीतल जो दिया गया वो किस चीज़ का मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण है ब्रास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होने से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्डनेस में वृद्धि, यानी कि इंक्रीजिंग हार्डनेस। यानी कि जो अगर हम किसी भी स्टील में, यानी कि किसी भी स्टील में अगर हम कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा मिला है और कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका जो हार्डनेस होगा उसमें वृद्धि हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा हार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। धातु का वह गुण जिसके कारण वह किसी बल के कारण अपना आकार बदल लेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्यूजिबिलिटी। यही वो गुण है जिसके कारण धातु जो है वो अपना आकार जो है वो बदल लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। सबसे भारी धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑस्मियम जो होता है वो सबसे भारी धातु होता है। और एल्युमिनियम का तो पता ही है कि इसका एटॉमिक जो नंबर जो होता है वो 13 होता है और एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। अधिकांश लोहा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेमेटाइट से अधिकांश लोहा जो है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमियम एंड निकेल। अब दोनों का प्रतिशत भी देख लेते हैं कि क्रोमियम आखिर कितना प्रतिशत होता है और जो निकेल जो है वो कितना प्रतिशत होता है। तो जो क्रोमियम जो होता है वो 18% होता है और जो निकेल जो होता है वो इसमें 8% होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। मृदु इस्पात को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीडियम कार्बन स्टील के वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। स्लाइडिंग मशीन में किस गियर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेक एंड पिनियन गियर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो स्लाइडिंग मशीन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। विभिन्न गति पर मशीन चलाने में प्रयोग पुल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेप पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो विभिन्न गति पर मशीन चलाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। किस ड्राइव में रपटने की संभावना होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेल्ट जो ड्राइव होता है इसमें रपटने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, लूज पुल्ली किस तरह चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वतंत्र चलती है, यानी कि जो लूज पुल्ली होता है वो स्वतंत्र चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, पुल्ली के कन्वेक्स सरफेस को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्राउनिंग कहते हैं। अब क्राउनिंग के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फेस को, यानी कि जो क्राउनिंग है, जो यानी कि फेस को उत्तल बनाने को ही क्या कहते हैं? क्राउनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, जॉकी पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खुले बेल्ट चेन में, यानी कि ओपन बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। अब जो जॉकी पुल्ली है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसे आइडलर पुल्ली भी कहते हैं। किसे? तो जॉकी पुल्ली को। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है, इसका प्रयोग करने से गति का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शक्ति स्थानांतरण, यानी कि पावर ट्रांसफर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, मशीन को बार बार चलाना हो वो बंद करना हो वहां पर प्रयोग पुल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लूज एंड फास्ट पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसे जर्नल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, किस पुल्ली को लेथ मशीन पर प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेप पुल्ली जो होता है इसको लेथ मशीन पर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, जिग पर सही शून्यता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 20% से 50% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, किस जिग का प्रयोग बोर्ड से लोकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो पोस्ट जिग जो होता है इसका प्रयोग बोर्ड से लोकेशन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, शीघ्रता से मार्किंग करने में प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, जिग व फिक्सर प्रयोग करने से अधिक समय खर्च होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नहीं, यानी कि जिग व फिक्सर का प्रयोग करने से अधिक समय का खर्च नहीं होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो जिग है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं।
तो यह जॉब को मजबूती से पकड़ने व लोकेट के साथ साथ टूल को गाइड भी करता है। कौन? तो जिग। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है यह एक प्रकार का होल्डिंग टूल है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो फिक्सर जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक प्रोडक्शन टूल है, यानी कि जो फिक्सर जो है वो कैसा टूल है? तो एक प्रोडक्शन टूल है जो वर्कपीस को पकड़ता है तथा लोकेट करता है, यानी कि ये पकड़ने के साथ साथ लोकेट करता है। और जो जिग है वो क्या करता है? तो वो पकड़ता भी है, लोकेट भी करता है और साथ साथ गाइड भी करता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। साधारण जिग व फिक्सर की धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माइल्ड स्टील। यानी कि जो साधारण जो जिग या वह फिक्सर जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। जिग का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्कपीस को लोकेट वो पकड़ता है और टूल को गाइड भी करता है, यानी कि टूल को गाइड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। वह जिग जिसमें बेस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चैनल जिग। यानी कि जो चैनल जिग जो होता है इसमें बेस नहीं होता है। अब भाई फ्रेंड्स, जो चैनल जिग है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसकी जो आकृति जो होती है वो सी अक्षर जो होता है, सी अक्षर जैसी होती है, यानी कि सी अक्षर जैसी होती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इस जिग का प्रयोग आयताकार आकृति वाले जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसका? तो चैनल जिग का प्रयोग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो प्लेट जिग है, यानी कि जो ऑप्शन बी में जो दिया गया है प्लेट जिग, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस जिग का प्रयोग प्लेट में छिद्र करने के लिए किया जाता है। किसका? तो प्लेट जिग का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। फिक्सर निम्न कार्य करता है, यानी कि जो फिक्सर है वो कौन सा कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्कपीस को लोकेट वो पकड़ता है। और जो जिग जो होता है, जिग इसका कार्य क्या है? तो ये करता है, यानी कि ये जॉब को मजबूती से पकड़ने व लोकेट के साथ साथ गाइड भी करता है। और जो फिक्सर वो क्या करता है? तो वर्कपीस को लोकेट व पकड़ता है। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। फिक्सर एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लैंपिंग डिवाइस। यानी कि जो फिक्सर वो कैसे है? तो क्लैंपिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। ड्रिल जिग बुशिंग की धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल स्टील होता है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं जो ब्रास जो है, यानी ऑप्शन डी में जो ब्रास दिया गया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेटल से मिलकर, कौन कौन से मटेरियल से मिलकर ब्रास का निर्माण होता है, यानी किसका ये मिश्रण है। तो ये जो कॉपर और जो जिंक है, यानी कॉपर और जिंक के मिलने से ब्रास का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह क्या करके बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्क्रैप्स करके बनाई जाती है। यानी कि लेथ बेड की जो स्लाइडिंग जो सतह है वो स्क्रैप करके बनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, किस ऑपरेशन में कैरेज को लॉक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फेसिंग। यानी कि फेसिंग ऑपरेशन में जो कैरेज जो है उसको लॉक किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो फेसिंग जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जॉब के बाहरी सिरे के फेस को उसकी धुरी के साथ समकोण पर समतल किया जाता है। किसमें? तो फेसिंग में। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसमें टूल का जो कटिंग कोण होता है वो 58 डिग्री होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, लेथ मशीन पर खोखले जॉब जैसे कि पाइप को पकड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेथ मैंड्रल पर पकड़ा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर ये लेथ मशीन है तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड ये हुआ। तो जो राइट साइड है इस तरफ टेल स्टॉक होता है, और जो लेफ्ट साइड है इस तरफ क्या होता है? तो हेड स्टॉक स्थित रहता है। यह अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि जो लेथ मशीन है इसके राइट साइड में क्या होता है? तो टेल स्टॉक होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो हेड स्टॉक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, लेथ बेड बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सी आई, यानी कि कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब आइए बाकी सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एम एस यानी कि माइल्ड स्टील हुआ, एच एस एस यानी कि हाई स्पीड स्टील हुआ, एच सी एस यानी कि हाई कार्बन स्टील हुआ। इन सभी को भी आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, खराद हेड स्टॉक स्पिंडल में टेपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर्स टेपर होता है। और ये वाला जो प्रश्न है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, इनमें से किसे लेथ बेड पर कहीं भी लॉक किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टेल स्टॉक को लेथ बेड पर कहीं भी लॉक किया जा सकता है। अब ऑप्शन बी में जो दिया गया है टूल पोस्ट जो दिया गया है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग लेथ कटिंग टूल को पकड़ने तथा सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसमें कटिंग टूल को स्क्रू द्वारा कसा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, बहु उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में प्रयोग लेथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टर्रेट जो लेथ है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, भारी कार्य में प्रयोग लेथ बेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लैट बेड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, लाइव सेंटर जॉब के साथ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोटेट करता है। यानी कि जो लाइव सेंटर जो होता है वो जॉब के साथ क्या होता है? तो रोटेट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, लेथ मशीन में हेड स्टॉक स्थित होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर। यानी कि लेथ मशीन अगर ये है तो ये राइट साइड हुआ, ये अगर लेफ्ट साइड हुआ
तो राइट साइड में टेल स्टॉक होता है स्थित, और जो लेफ्ट साइड में है इधर हेड स्टॉक स्थित होता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक जो है वो स्थित होता है, यानी कि ये जो हेड स्टॉक है ये किस साइड स्थित है, तो ये लेफ्ट साइड में, यानी कि लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। लैपिंग एक प्रकार की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घिसाई विधि है, यानी कि जो लैपिंग जो है वो एक प्रकार की घिसाई विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। लैपिंग के लिए कौन से कंपाउंड प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि डायमंड यानी कि हीरा का भी प्रयोग किया जाता है, एमरी का भी प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। लैपिंग पाउडर के कुछ कण लैप्स के अंदर चले जाते हैं जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चार्जिंग ऑफ लैप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। लैपिंग या होनिंग करते समय प्रयोग तेल, यानी कि लैपिंग और होनिंग करते समय हम किस तेल का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिट्टी का तेल, यानी कि जो केरोसिन जो तेल होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। टंगस्टन पर किस एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है, यानी किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। गेज की लैपिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोरोन कार्बाइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। नॉन फेरस धातु की लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो नॉन फेरस धातु की लैपिंग में प्रयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। धातु से रुक्षता व तरंगता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैपिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। क्या लैपिंग ग्राइंडिंग से पहले की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नहीं, यानी कि जो लैपिंग जो है वो ग्राइंडिंग से पहले नहीं की जाती है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं जो लैपिंग जो है, लैपिंग इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लैपिंग क्रिया हाथ तथा मशीन दोनों से की जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है यह एक प्रकार के घिसने की विधि है, यानी कि जो लैपिंग है वो कैसा विधि है, तो ये घिसने की एक विधि है। अगला यानी कि इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो लैपिंग प्रक्रिया किसी जॉब की अंदरूनी तथा बाह्य यानी कि बाहरी दोनों सरफेसों पर की जा सकती है या फिर की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177।
लैपिंग क्रिया की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए व बी दोनों, यानी कि हाथ द्वारा भी की जाती है, दूसरा मशीन के द्वारा भी की जाती है, यानी कि दोनों के द्वारा लैपिंग जो क्रिया है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। अधिकतर सभी मशीन पर प्रयोग कटिंग आयल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉल्यूबल आयल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। खराद मशीन पर प्रयोग सॉल्यूबल और पानी का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1:20, यानी कि 1:20 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। टूल पॉइंट पर कटिंग आयल पहुंचाने की विधि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई प्रेशर जेट के द्वारा, यानी कि ये वही विधि है जिसमें टूल पॉइंट पर कटिंग ऑयल पहुंचाया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग यानी कि टॉप स्लाइड पर फिट किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है इसका प्रयोग लेथ कटिंग जो टूल होता है उसको पकड़ने तथा सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। किसका? तो टूल पोस्ट जो है इसका प्रयोग। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसका तीसरा पॉइंट है इसमें कटिंग टूल को स्क्रू द्वारा कसा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 181। लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घर्षण को कम करना। यानी कि लुब्रिकेंट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो जो घर्षण होता है उसको कम करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विस्कोसिटी से तेल का गाढ़ेपन का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। मशीन के पार्ट व स्लाइडिंग सतह पर लुब्रिकेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑयल जो केन जो होता है इसके द्वारा मशीन के पार्ट व स्लाइडिंग सतह पर लुब्रिकेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। कटिंग ऑयल के दो मुख्य कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल को ठंडा करना व धातु चिप्स को दूर करना। यही जो दो कार्य हैं मुख्य, वो किसके हैं? तो कटिंग ऑयल के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। खराद पर कार्य करते समय यदि कूलेंट फर्श पर बिखर जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपने आप साफ कर लेना चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं जो लेथ जो है लेथ, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो लेथ मशीन के, यानी कि इसका पहला पॉइंट है कि लेथ मशीन के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। कौन कौन सा क्रिया, उन सभी के बारे में समझ लेते हैं, आप अच्छे से समझें। इसका पहला इससे जो क्रिया है वो जैसे कि स्लाइडिंग किया जाता है,
जो सरफेसिंग जो है वो भी लेथ मशीन के द्वारा किया जाता है। टेपर किया जाता है, टर्निंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, टैपिंग, रिमिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग etc। यानी कि जो लेथ मशीन है इसके द्वारा बहुत सारे क्रियाएं की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, अगला इसका पॉइंट क्या है? तो अगला इसका पॉइंट है, इसको यानी कि जो लेथ मशीन है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको खराद मशीन भी कहा जाता है, यानी कि खराद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तन हो जाता है वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लैश पॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तलीयता, यानी कि आयलेंस जो है वो लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण कहलाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन ए में दिया गया है पोर पॉइंट, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी तरल पदार्थ का प्रवाह प्रवाह बिंदु यानी कि पोर पॉइंट वह तापमान होता है जिसके नीचे तरल प्लास्टिक बन जाता है और अपनी प्रवाह जो विशेषताओं है उसको खो देता है। उसी को क्या कहा जाता है? तो पोर पॉइंट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। सोडियम धातु को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिट्टी के तेल में जो सोडियम धातु है उसको रखा जाता है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं जो सोडियम है उसको किस चीज़ से सूचित करते हैं। तो इसको Na से डिनोट करते हैं या फिर लिखते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11 होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो पारा दिया गया है मरकरी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पारा है इसको Hg से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 80 होता है। आई होप दोनों आपको याद रहेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और जो पारा है इसका एटॉमिक नंबर 80 यानी कि 80 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। गियर में पिच सर्कल से ऊपर दी गई ऊंचाई को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अडेंडम कहते हैं। और डिडेंडम किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं गियर में पिच सर्कल से नीचे दी गई जो ऊंचाई होता है उसको डिडेंडम कहते हैं, यानी ऊपर जो दिया गया उसको एडेंडम, जो नीचे जो दिया गया उसको डिडेंडम। अब आइए फिगर से समझते हैं। अगर ये गियर का दांता दिया गया है तो ये जो पिच सर्कल जो दिया गया है, ये जो पिच सर्कल ये जो दिया गया है इसके जो ऊपर वाला ये जो है इसी को क्या कहेंगे? तो इसी को एडेंडम कहेंगे। और डिडेंडम ये नीचे वाला जो ऊंचाई है इसको क्या कहेंगे? तो इसको डिडेंडम कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो बीच का ये जो है ये क्या है? तो ये क्लियरेंस दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गियर में पिच सर्कल के ऊपर, यानी कि ये जो पिच सर्कल जो दिया गया है पिच सर्कल, ये इसके ऊपर ये जो दिया गया है इसको क्या कहेंगे? इसके जो ऊपर जो ये ऊंचाई दिया गया इसको अडेंडम कहेंगे। और पिच सर्कल के नीचे जो ये जो दिया गया है ऊंचाई उसको डिडेंडम कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अडेंडम ऊपर वाला होता है, डिडेंडम नीचे वाला। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। गियर के दांते के ऊपर वाले चपटे भाग को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लैंड उसको कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जो पिच जो होता है, जो पिच जो होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो थ्रेड का जो पिच होता है।
तो जो पीच का जो ऊपर ऊपर वाला जो भाग होता है यानी कि चूड़ी यानी कि थ्रेड के साइड के जो सतहें होती है उसको तो फ्लैंक कहते हैं, इसको तो फ्लैंक कहते हैं। और जो ऊपर वाला जो सिरा जो होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। और चूड़ी का जो सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है यानी भाग होता है ये, इसको क्या कहते हैं, तो इसको रूट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये चूड़ी है तो चूड़ी के जो साइड के जो सतह होती है उसको फ्लैंक कहते हैं। और चूड़ी के सबसे ऊपरी जो सिरा होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। और चूड़ी के सबसे जो निचले वाला जो सिरा होता है उसको रूट कहते हैं। तो आई होप तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। किस गियर का प्रयोग दो शाफ्ट को 90 डिग्री के कोण में पावर को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वेबल गियर का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 192। किस गियर के दांते परिधि पर अपने अक्ष के समांतर कटे होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अस्पर गियर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 193। किस गियर के दांते उसके अक्ष के समांतर नहीं होते बल्कि एक विशेष कोण पर बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हेलिकल गियर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 194। स्लाइडिंग मशीन में किस प्रकार के गियर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रेक एंड पिनियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। एक गियर के 36 दांते और 3 mm उसका मॉड्यूल है तो उसका पिच व्यास जो है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 108 होगा। अब आइए समझ लेते हैं। तो जो पिच व्यास जो होता है पिच व्यास बराबर होता है दांते इंटू मॉड्यूल होता है। पिच जो व्यास जो होता है पिच व्यास बराबर क्या होता है दांते इंटू मॉड्यूल होता है। तो प्रश्न में दिया गया है जो दांते जो दिया गया उसकी संख्या दिया गया है 36 और जो उसका मॉड्यूल दिया गया वो 3। अगर आप इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी पिच व्यास बराबर दांते इंटू मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। गियर का जो पिच सर्किल है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इफेक्टिव सर्किल कहलाता है। यानी कि गियर का जो पिच सर्किल है वो इफेक्टिव सर्किल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। किस गियर से अधिकतम अनुपात लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वार्म व्हील से अधिकतम अनुपात लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। गियर में पिच सर्किल के नीचे दांतों की गहराई तक माप लिया जाए उसे क्या कहा जाता है? आप देख सकते हैं ये जो गियर है उसका जो दांता है गियर का दांता, इसमें जो पिच सर्किल जो ये है इसके नीचे की जो गहराई है इसकी अगर माप लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? तो ये डिडेंडम कहलाएगा। और ऊपर की जो ऊंचाई जो है वो लिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एडेंडम कहा जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डिडेंडम। क्योंकि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो दांतों की
गहराई, यानी कि पिच जो सर्किल है इसके नीचे धातु की गहराई, यानी कि ये वाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिडेंडम। अगर ये पूछा जाता कि ऊपर की जो ऊंचाई है, पिच सर्किल के ऊपर की जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई, उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेंडम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए कठोरीकरण तापमान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। अंडरग्राउंड टेलीफोन में प्रयोग होने वाले केबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेड के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि मैं इसमें बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% रहेंगे यहीं से, यानी कि इसी खजाने वाले वीडियो से ही आपके हर एक एग्ज़ाम जो आपके ट्रेड से रिलेटेड है उसमें 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% रहेंगे। और ये तो कम से कम हो, यानी इसी से ज़्यादा भी प्रश्न हो सकता है। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस खजाने वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।